हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएस ट्यूशन क्लासेस। तो आणविक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं। आणविक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। इसके अवयवी कण जो होते हैं, सारी बात अवयवी कण पे या करके रुक जाएगी। अवयवी कण क्या होंगे? इसके अणु होंगे। ठीक है, जैसे अवयवी कणों की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें अणु, परमाणु और आयन तीनों आता है, लेकिन यहाँ पर जब आणविक ठोस की बात करेंगे तो हम केवल अणु की बात करेंगे। ठीक है, बात को समझ गए होंगे आप लोग, आणविक ठोस किससे कहते हैं। ठीक है, अब आणविक ठोस में भी कुछ प्रकार दिए गए हैं, उनको भी समझ लीजिए। आणविक ठोस के मुख्यतः 3 प्रकार आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। पहला है अध्रुवी आणविक ठोस। अध्रुवी आणविक ठोस। दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो इन सबको आप बारी बारी समझेंगे। तो समझिए, अध्रुवीय आणविक ठोस पहला होता है, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो समझ लेते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। पहली हेडिंग, अध्रुवीय आणविक ठोस। देखिए, अध्रुवीय आणविक ठोस, इनके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जो या तो परमाणुओं, उदाहरणार्थ निम्न ताप पर, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं निम्न ताप पर आर्गन और हीलियम, अथवा अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं, उदाहरणार्थ निम्न ताप पर H2, Cl2, I2, ये सब क्या है? आणविक ठोस है, अध्रुवीय आणविक ठोस है। आणविक ठोस तो है लेकिन अध्रुवीय आणविक ठोस है। आप अपने एनसीईआरटी बुक को सामने खोल करके रखें, तब हमारे सेशन का मजा पूरी तरह से उठा पाएंगे और एनसीईआरटी केमिस्ट्री को इजीली समझ पाएंगे। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या क्या होते हैं? H2 आता है, I2 आता है, Cl2 आता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस में। ठीक, अध्रुवीय आणविक ठोस इनको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पोलराइज्ड नहीं है। क्यों? ध्रुवीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि H बॉन्ड स्वयं से ही बॉन्ड बनाया है। ठीक, अब I जो है स्वयं से ही बॉन्ड बनाया, I2 हो गया। Cl जो है स्वयं से ही बॉन्ड बनाया, Cl2 हो गया। ठीक है, अब समझिए ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। ध्रुवीय आणविक ठोस, जैसे पता चल रहा है ध्रुव, यानी कि इसमें चिन्हों की बात होगी। ध्रुव क्या होते हैं? प्लस और माइनस 2 ध्रुव होते हैं, तो इसमें ध्रुवों की बात होगी। ठीक है, तो समझ लीजिए HCl, SO2 आदि पदार्थों के अणु ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं। ऐसे ठोसों में अणु अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं से। ठीक है, डाइपोल अट्रैक्शन होता है इन दोनों के मध्य। ठीक है, यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। यह ठोस कैसे होते हैं? मुलायम और विद्युत के अचालक। विद्युत के क्या होंगे? अचालक होंगे। ठीक है,
इसमें आपको अभी मैं बताया हूँ HCl, SO2, HCl है और क्या है SO2 है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इनका डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको जब तक आप नहीं समझेंगे ये चैप्टर आप सही से नहीं समझ पाएंगे। अब समझिए हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या होता है। ऐसे ठोसों के अणुओं में H और F और O अथवा N परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। तो H कहने का मतलब हाइड्रोजन और F कहने का मतलब फ्लोरीन, O कहने का मतलब ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन। यहाँ देखिए हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में हम बात कर रहे थे जैसे कि ऐसे ठोसों के अणुओं में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजन बंध होते हैं। कैसे बंध होते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजन बंध, ध्रुवीय सहसंयोजन बंध। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रबल हाइड्रोजन आबंधन ऐसे ठोसों के अणुओं जैसे H2O बर्फ, ठीक है, और को बंधित करते हैं। यह विद्युत के अचालक होते हैं। ये भी क्या होते हैं? विद्युत के अचालक होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस भी और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस भी क्या होते हैं? विद्युत के अचालक होते हैं। सामान्यतः यह कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। ये एक और बात पता चलती है कैसे ठोस होते हैं? मुलायम ठोस होते हैं। ठीक है, मुलायम ठोस। ये सब पॉइंट्स को आप ऐसे नोट करके लिखेंगे और अच्छे से अपने नोट्स को बनाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ाई कीजिए, आपको कंपटीशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका बोर्ड्स भी बढ़िया से जाएगा। चलिए अब अगला हेडिंग बात कर लेते हैं, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस देखिए, आयनिक ठोस क्या होता है? इसमें हम आयनों की बात करेंगे। ठीक है, आयनिक ठोस से ही आपको पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम क्या किसके बारे में बात करेंगे? आयनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी के लाइन को समझ लेते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है आयनिक ठोस, आयनिक ठोस में दिया गया है आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। इसके अवयवी कण क्या होते हैं? आयन। सबसे पहले मैं को बार बार एक बात बता रहा हूं, अवयवी कण की बात आएगी बार बार, तो इसके अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। ठीक है, अब आयन कैसा होता है? या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, प्लस या तो माइनस। ठीक है, अब देखिए ऐसे ठोसों का निर्माण धनायनों और ऋणायनों के त्रिविम विन्यासों में प्रबल गुलामी स्थिर वैद्युत बलों से बांधने पर होता है। यह ठोस कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। यह ठोस कैसे होते हैं? इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये कठोर होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है? भंगुरता होती है। ठीक, अब देखिए इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक कैसा होता है? गलनांक भी उच्च होगा। ठीक, और क्वथनांक भी उच्च होगा। गलनांक भी उच्च और क्वथनांक भी उच्च। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, दोनों क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, कम नहीं होता है। ठीक, अब समझिए अगला पॉइंट है हमारा, चूंकि इसमें आयन गमन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसमें आयन क्या होता है? गमन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। आयन जो होते हैं वो गमन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। ये भी विद्युत को रोकने का काम करेंगे जब ये आयन स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो। क्योंकि जब आयन स्वतंत्र रहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, तभी तो करंट पास किया जाता है एक वायर से दूसरे वायर में। जैसे मान लीजिए, इस एग्जांपल को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे कि अगर कोई बर्तन है, इसमें आप किसी भी रख देते हैं, पलटे को या करछी को या चम्मच को ही रख देते हैं। अगर बर्तन गर्म है और उसमें पानी रखा गया है, हीट वाटर है, तो क्या होगा कि चम्मच भी यहाँ तक गर्म होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ, फिर जहाँ तक हत्था है इसका पकड़ने वाला वहाँ तक गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें जब संचरित होंगे तो यहाँ से यहाँ तक उष्मा चली जाती है। उसी तरह से विद्युत वायर देखे भी होंगे आप। ठीक है, करंट वायर, उसमें भी क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें जो होता है आयन फ्री नहीं होते हैं।
आयन जब फ्री नहीं रहेंगे तो विद्युत रोधी हो जाएगा, ठीक है। तथापि गलित अवस्था में अथवा जल में घुलने पर आयन का आगमन मुक्त हो जाता है। अब देखिए, जब इसको आप किस में रख दोगे, द्रव में या जल में, जल ही तो द्रव है, ठीक है। तो अगर आप इसको द्रव में रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके जो आयन है वो फ्री हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये आसानी से मूव करेंगे, और जब मूव करेंगे तो इसमें विद्युत का संचालन होगा, तब ये क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। एक शब्द में हम इसको क्या कह देंगे, तब सुचालक कह देंगे। समझ गए आप इस बात को। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, हमारा जो वीडियो है इस चैनल पे जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं VS ट्यूशन क्लासेस चैनल पे, तो इसमें जो हमारे केमिस्ट्री के वीडियोस होंगे वो बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे। सभी वीडियोस 15 से 20 मिनट के होंगे, ताकि आप लोग इजीली देख लें और समझ भी जाएं। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि एक वीडियो में कम से कम टॉपिक को कवर करें, जिससे कि आपको पढ़ाई में बोरियत ना फील हो और आप धीरे धीरे सभी चीज़ों को समझने लगें। कम टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन वीडियो का टाइम भी कम लिया जाएगा, जैसे टॉपिक हम लोग अधिक कवर करेंगे। अभी देखिए, हम लोग आयनिक ठोस की बात कर रहे हैं, तब आयनिक ठोस की बात कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे ठोस की, जो कि है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस क्या होगा, दो धातुओं के मध्य होगा। चलिए उसको भी, हाँ तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं धात्विक ठोस की। धात्विक ठोस में सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट एनसीईआरटी बुक की। देखिए, धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे और उनके द्वारा संघनित धनायनों का व्यवस्थित संग्रह है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं इसमें, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पैक नहीं होते हैं, आराम से ये गतिशील होते हैं, इनमें मूवमेंट होता है, ठीक है। अब समझिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, गतिशील होंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट समझिए, इसमें जो क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप से विस्तारित होता है, ठीक है। इसमें धनायन और ऋणायन क्रिस्टल में समरूप से विस्तरित होते हैं, समान मात्रा में, ठीक है। प्रत्येक धात्विक परमाणु इस गतिशील इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक धातु परमाणु इस गतिशील इलेक्ट्रॉन के समुद्र में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है। इलेक्ट्रॉनों का योगदान देते हैं परमाणु, धात्विक परमाणु, और ये मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कैसे होते हैं, मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त और गतिशील। जिन इलेक्ट्रॉनों का योगदान करता है, कौन करता है, धात्विक परमाणु। धात्विक परमाणु क्या करते हैं, धात्विक परमाणु इलेक्ट्रॉनों का योगदान करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का योगदान करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं और मुक्त गतिशील गति करते हैं, ठीक है, मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब समझिए, धातुओं का उच्च वैद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये जो होते हैं धातुओं की उच्च वैद्युत और ऊष्माशीलता चालकता के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त करने पर, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो हम आपको सामने रख करके बता सकते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। समझिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, धात्विक ठोस, सबसे पहली चीज, धातुओं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे और उनके द्वारा संघनित धनायनों का विस्तृत संग्रह है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप रूप से विस्तारित होते हैं। प्रत्येक धात्विक परमाणु इस गतिशील इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है। ये मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातुओं की उच्च वैद्युत ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट समझिए, विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त करने पर ये इलेक्ट्रॉन धनायनों के नेटवर्क में सतत प्रवाह करते हैं। इसी प्रकार जब धातु के एक भाग में ऊष्मा संभिगित की जाती है तो ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा सर्वत्र एक समान रूप से विस्तारित हो जाती है। धातुओं की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषताएं, कुछ स्थितियों में उनकी चमक और रंग, किसकी बात करेंगे, चमक और रंग है, और यह भी इनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होती है, ठीक है। धातुएं अत्यधिक
आघातवर्धनीयता और तन्य होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? आघातवर्धनी और तन्य होती हैं। ठीक है, तो ये धातुएं ठोस के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो अगर आप इनको पॉइंट्स बना बना के याद करते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा। मैं यहाँ पॉइंट्स बना करके आपको याद करा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो अब देख लेते हैं हम लोग अगला हेडिंग। अगला हेडिंग है हमारा चौथा वाला हेडिंग। चौथा हेडिंग है हमारा सहसंयोजन अथवा नेटवर्क ठोस। सहसंयोजन, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। अब हम बात कर लेते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस की। तो इसमें समझिए सबसे पहले इसके जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं और इनमें आबंध क्या होता है? इसके अवयवी कण परमाणु होते हैं। सब बात अवयवी कण पे ही रुकेगी। इसके अवयवी कण भी क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। और इसमें बंध कौन सा होगा? जब सहसंयोजक लिख दिया गया है ठोस तो सहसंयोजक बंध होगा, सहसंयोजक बंध। ठीक है, अब समझिए इसमें उदाहरण क्या क्या है, एग्जाम्पल्स आप क्या क्या ले सकते हैं। जैसे कि कार्बन, ठीक है, हीरा वाला कार्बन, और कार्बन ग्रेफाइट। ठीक है, और समझिएगा SiC सिलिकॉन कार्बाइड। अब यहाँ देखिए SiO2 AIN। इतने इसमें हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। अब समझिए इनकी प्रकृति कैसी होती है। इसकी प्रकृति की हम बात करें, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी जो प्रकृति होती है फ्रेंड्स, ये कठोर होते हैं। अब देखे ही होंगे हीरा कैसा होता है? कठोर होता है। देखे नहीं होंगे तभी पता तो होगा ही। हीरा कैसा होता है? कठोर होता है। और ग्रेफाइट अपवाद स्वरूप नर्म और मुलायम होता है। इनकी जो प्रकृति हो तो कठोर है, लेकिन अपवाद है क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अपवाद है क्योंकि ये क्या होता है? मुलायम होता है और नरम होता है। ठीक है, तो इतनी सी बात रही। अब देखिए विद्युत चालकता की हम बात कर लें। इसमें विद्युत चालकता कैसी होती है? इसमें जो विद्युत चालकता होती है फ्रेंड्स, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होंगे? कुचालक। अब आप तो समझ ही रहे हैं कुचालक क्या होता है। जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित न की जा सके उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। अब देखिए विद्युत का चालन अपवाद है इसमें। ठीक है, ग्रेफाइट केवल कुचालक, जो ग्रेफाइट क्या है? चालक है, लेकिन बाकी सब क्या है? कुचालक है। इसमें जो ग्रेफाइट है ना, यही अपवाद है, बस ये समझ लीजिए आप। क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं? विद्युत का चालन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो गलनांक होता है, गलनांक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक इसका क्या होता है? अत्यधिक उच्च होता है। मिनिमम नहीं होता है, मैक्सिमम होता है। अत्यधिक उच्च, हाईली टेम्परेचर पे ये गलते हैं। ठीक है, या पिघलते हैं कह सकते हैं। ठीक, अब समझ लीजिए अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है चारों प्रकार के ठोसों के विभिन्न गुणों को सारणी 1.2 में सूचीबद्ध किया गया है। अब आपको सारणी को बताना है। सारणी आपको समझ में आ जाएगी तब समझिए हमारा ये चैप्टर बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं सारणी 1.2 की। सारणी 1.2 में दिया गया है ठोस के प्रकार, अवयवी कण, बंधन आकर्षण बल, उदाहरण दिया है और एक कॉलम दिया है भौतिक प्रकृति, विद्युत चालकता और गलनांक दे दिया है। तो इसमें अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपके लिए ये जो चारों का डेफिनेशन है बहुत इजी तरीके से आप खुद बना करके लिख सकते हो। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा है आणविक ठोस। आणविक ठोस में सबसे पहला भाग अध्रुवी। अध्रुवी में अवयवी कण क्या होंगे? अणु होंगे। ठीक, और इसका जो बंधन आकर्षण बल होगा वो क्या होगा? परिक्षेपण अथवा लंदन बल। कौन सा बल होगा? परिक्षेपण अथवा लंदन बल। और उदाहरण क्या है? AR, CCl4, H2, I2, CO2। ठीक है, ये सब चीज है। ठीक है,
अब देखिएगा भौतिक प्रकृति इसकी क्या है, मुलायम। ये कैसा होता है, मुलायम। और इसकी विद्युत चालकता कैसी होती है, विद्युत रोधी। कैसी, विद्युत रोधी होती है। और गलनांक इसका क्या होता है, अत्यधिक निम्न, बहुत कम होता है। ठीक है। दूसरा समझिए ध्रुवीय। ध्रुवी के अवयवी कण क्या है, अणु है। और इनका बंधन आकर्षण बल क्या है, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, यानी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है। अब देखिए उदाहरण इसमें क्या है, HCl और SO2। HCl और SO2 का उदाहरण हम क्यों लेते हैं, क्योंकि आप H को प्लस में और Cl को माइनस में तोड़ लेंगे, तो यही तो ध्रुव की तो बात हो रही है, तो इसीलिए तो हम लोग प्लस और माइनस चार्ज को लिया जाता है। अब देखिए भौतिक प्रकृति में इसका क्या है, मुलायम है। और इसके विद्युत चालकता कैसे होते हैं, विद्युत रोधी है। इसमें भी विद्युत कुचालक होता है। ठीक है, मतलब विद्युत रोधी होता है। और जब हम इसको लिक्विड फॉर्म में ले जाते हैं, द्रव अवस्था में, तब ये कैसा हो जाता है, तब सुचालक हो जाता है। और इसका भी गलनांक निम्न होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कम नहीं, थोड़ा सा ठीक होता है। अब देखिए हाइड्रोजन आबंधित। हाइड्रोजन आबंधित में आप समझिए इसके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। बंधन आकर्षण बल कैसा होगा, हाइड्रोजन आबंधन। ठीक है। और इसमें उदाहरण क्या है, H2O, शुष्क बर्फ जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अब देखिएगा इसको भौतिक प्रकृति इसमें क्या होगा, कठोर। इसकी भौतिक प्रकृति आप बर्फ को देखे होंगे, कठोर होता ही है यार। ठीक है। अब देखो विद्युत चालकता क्या होता है, विद्युत रोधी। और इसका गलनांक क्या होता है, निम्न। इसका भी गलनांक क्या होगा, निम्न होगा। मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो। ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, चूंकि आयनिक, उसी से ही हमको पता चल रहा है इसके अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे। ठीक है। और इसमें बंधन आकर्षण बल क्या होगा, जब आयन है तो गुलामी अथवा स्थिर वैद्युति वाला ही तो होगा जो बल होगा इसमें। अब देखिए उदाहरण इसमें क्या है, NaCl। जब आयन की बात होगी Na प्लस Cl माइनस, MgO, यानी कि Mg पे 2 प्लस O पर 2 माइनस। तो यानी जब ऐसे प्लस माइनस समान मात्रा में होंगे तभी तो आयनिक ठोस की बात होगी। ठीक है। ZnSCaF2। ठीक है, इतनी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम है। भौतिक प्रकृति क्या होती है, कठोर परंतु भंगुर। ठीक है। अब देखिए वैद्युत चालकता इसमें कैसी होती है, इसकी वैद्युत चालकता होती है ठोस अवस्था में विद्युत रोधी, परंतु गलित अवस्था और जलीय विलयन में क्या होता है, विद्युत चालन होता है। और इसका जो गलनांक है वो मैक्सिमम होता है, उच्च होता है। ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस को समझने के लिए आप तो समझ ही चुके हैं क्या होता है, इसमें धातुओं के मध्य बॉन्ड होता है। ठीक है, इतनी बातें तो आप समझ ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा अवयवी कण क्या होगा, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन। धनायन हमारा क्या होगा, अवयवी कण। ठीक है। और इसमें धात्विक आबंध होता है, अभी मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या होता है, आयरन, कॉपर, सिल्वर और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं। ठीक। अब देखिएगा इसके जो भौतिक प्रकृति होती है क्या होती है, कठोर परंतु आघातवर्धीय और तन्य। इसको हम तन्य कर सकते हैं, खींच करके तार के रूप में बनाया जा सकता है, उसी को हम कहते हैं आघातवर्धनीयता या तन्यता का गुण कहते हैं। ठीक है। वैद्युत चालकता इसका कैसा है, ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था में चालक और अन्य अवस्था में कुचालक। ठीक है। अब समझिए गलनांक। गलनांक इसका क्या होगा, साधारण उच्च, यानी कि मैक्सिमम नहीं कह सकते हैं, मैक्सिमम से थोड़ा कम। ठीक है। अब समझिए सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। इसके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होंगे। अवयवी कण क्या होंगे, परमाणु होंगे। सहसंयोजक आबंध बल इसमें काम करेगा, जो आकर्षण बल होगा। ठीक है। और इसमें SiO2 क्वार्ट्ज की बात की जाएगी, SiC और कार्बन, AIN, ग्रेफाइट की बात की जाएगी इसके उदाहरण में। और इसकी भौतिक प्रकृति क्या होगी, मुलायम। ये कैसे होंगे, मुलायम भी होंगे और कठोर भी होंगे। मुलायम कौन होगा, ग्रेफाइट जो अपवाद है, और बाकी सब चीजें क्या होंगी, कठोर होंगी। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अच्छा, और नीचे कर दिया जा रहा है। ठीक, अभी देखिए मुलायम ग्रेफाइट होगा केवल, बाकी सब क्या होगा, कठोर होगा। ठीक है। यहाँ देखिए इसका जो विद्युत चालकता है विद्युत रोधी, लेकिन ग्रेफाइट में क्या होगा, चालक होगा, अपवाद है। ये अपवाद वाला पॉइंट है, ये जो लाइन लिखा गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है, गलनांक अधिकतम अत्यधिक उच्च होता है, यानी मैक्सिमम होता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान देंगे और ऐसी सारणी आप कॉपी पर बनाएंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे, ताकि आप
अच्छे से समझ सकें एक एक पॉइंट को। तो इसीलिए हमने एनसीईआरटी बुक से आपको समझाया है और आशा करते हैं आप भी एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करेंगे। इसके अलावा आप किसी भी साइड बुक को प्रायोरिटी नहीं देंगे, और मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप साइड बुक को कम प्रायोरिटी दें और एनसीईआरटी को अधिक से अधिक प्रायोरिटी दें, क्योंकि एनसीईआरटी की जो मैक्सिमम चीज़ें हैं ये लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि परीक्षाओं में एनसीईआरटी को ही फॉलो करके पैटर्न बनाया जाता है, जिससे आपकी एग्जामिनेशन अच्छी जाएंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को कभी भी आप बीच से स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए यार। 15-20 मिनट तो आप लोग ऐसे ही गंवा देते हो। एक एजुकेशनल वीडियो देखोगे तो लाइफ चेंज हो सकती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। बार बार एक बात कहना अच्छा नहीं लगता है। ओके, बाय।